तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जो टॉपिक रीड करना है वो पूरा है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी बिजनेस की प्रोसेस है लाइक परचेज करने का प्रोसेस है, सेल करने का प्रोसेस है या एचआर का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटेड करने से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। पार्ट ए में 6 क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करने हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो हमने कल कहा था कि बिजनेस प्रोसेस बेटा हमारे लिए एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बेटा अचीव कर देता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि ये जो एक्टिविटीज होती है ये ना विजन एंड मिशन के अकॉर्डिंग बेटा डिजाइन की जाती है। फिर हमने कहा था कि ये 3 E बेटा बिजनेस प्रोसेस में लाता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी लाता है। और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है बेटा प्रोसेस को इम्प्रूव करने का। ये की फैक्टर बेटा मिशन एंड विजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और ये मिशन एंड विजन कैसे अचीव किया जाता है, तो उसमें 3 चीज़ें रहती हैं बेटा हमारे लिए, ऑपरेशनल, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस हमारे लिए रहती है। एक जरा सा व्यू का चैप्टर है, आप चार्ट है जिसमें आपको विजन, मिशन, स्ट्रेटजी वगैरह दे रखा है। और ये 3 कैटेगरी हमारे लिए बनती है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, हमारा विजन एंड मिशन है कि हम डेयरी फार्म चलाते हैं तो हम डबल करना चाहेंगे, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि कैसे डबल कर सकते हैं। या तो नया मार्केट कैप्चर करें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, या कोई नई फर्म्स, कोई एग्जिस्टिंग फर्म्स को हम लोग टेक ओवर करें। सपोर्ट प्रोसेस, इस सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगा, उसको मैनेज करना बेटा हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोसेस होगा। और जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस डिफाइन कर दी गई उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट कराएगा ताकि हमारे लिए वो काम में आ सके और हम लोग पूरा काम ढंग से कर सकें। अब कैटेगरी कितनी होती है बिजनेस प्रोसेस की, तो हमने कहा था 3 कैटेगरी होती है, ऑपरेशनल, सपोर्टिंग, मैनेजमेंट। ऑपरेशन में 3 बातें ध्यान रखना। एक तो इसको प्राइमरी प्रोसेस भी बोलते हैं, ये डील करता है बेटा कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन विद द कोर बिजनेस, जो हमारा मेन बिजनेस है उसके साथ डील करता है। और ये प्रोसेस ना डिलीवर करता है वैल्यू टू द कस्टमर बाय हेल्पिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर बेटा ना हमारे लिए बिजनेस एक्टिविटीज को एकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव करता है, एसेंशियल है उसके लिए। जैसे ऑर्डर टू कैश हो गया या प्रोक्यूर परचेज टू पे साइकिल हो गया, ये सब ऑपरेशनल प्रोसेस में आता है। सपोर्टिंग प्रोसेस बेटा हमारे लिए सेकेंडरी प्रोसेस कहलाता है और ये बैककोर प्रोसेस होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एचआर हो गया या आप लोगों के लिए अकाउंटिंग हो गया, 2 याद रख लें। डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्टली बेटा किसी तरह का बेटा आप लोगों के लिए वैल्यू टू कस्टमर नहीं देता है, सिर्फ सपोर्ट करता है। अकाउंटिंग वगैरह से कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमारी एफिशिएंसी जरूर इम्पैक्ट होती है एंटरप्राइजेस की। तो यहाँ जैसे एग्जांपल एचआर प्रोसेस हो गया, ये सब हम लोग डिटेल से और बढ़ेंगे इसलिए इस प्रोसेस को अभी आप वहाँ ध्यान रख लेना। मैनेजमेंट प्रोसेस ना बेटा 3 बातें करता है, मेजर करता है सर, मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसीजर जो भी है। तो जो भी मैनेजमेंट के पॉइंट है वो सारे इसमें आते हैं, कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बस्टिंग। सपोर्टिंग प्रोसेस की तरह ये भी बेटा किसी तरीके से डायरेक्टली वैल्यू टू द कस्टमर प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इससे भी हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इम्पैक्ट करता है। लाइक बस्टिंग हमारे लिए हो गया, तो बस्टिंग में क्या ध्यान रखोगे, बस्टिंग का चार्ट कैसे चलता है, विजन होता है, विजन के बाद हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग गोल होता है, फिर 3 प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद बोर्ड अप्रूवल मिलता है और बजट हमारे लिए रिव्यू कर दिया जाता है। अब ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, तो हमने कल कहा था कि बिजनेस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी बेस करना, ऑटोमेशन करना, उससे हम लोग यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कहेंगे। मतलब जो भी बिजनेस में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब परचेज, सेल कर रहे हैं या एचआर का प्रोसेस है, वो सारा कंप्यूटराइज्ड करना हमारे लिए यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हमने डिफाइन कहा था, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज और सर्विसेज दैट स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मेनी डिफरेंट फंक्शन ऑफ कंपनी एक्टिविटीज। फिर हमने कहा था कि ये एक टैक्टिक बिजनेस यूज है टू ऑटोमेट प्रोसेस, ताकि आप लोगों का ऑपरेट करता है 2 बातें, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और ये इंटीग्रेट कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट का मतलब किस पर जोर देगा कि आप इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द बिजनेस यूज करें, ये हमारे लिए ऑटोमेशन मेन टारगेट रखेगा। इसके 4 बेटा हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ऑटोमेशन करने के, तो याद आए तो हमने कहा था C8 हमारे लिए 4 ऑब्जेक्ट है। एक रिपोर्ट में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, तो स्टार क्वालिटी थी, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए रिपोर्ट में, इंफॉर्मेशन में टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए हमारे लिए,
रिलीवेंट हमारे लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ C8 का मतलब होता है, एक तो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर करता है कि डेटा ओनली उसी को अवेलेबल होगा जो कि राइट पर्सन एक्सेस रख सकता है। इंटीग्रिटी कहता है कि कोई भी ना बेटा यहाँ नो अनऑथराइज अमेंडमेंट हो, इन्फॉर्मेशन को कोई भी अनऑथराइज बंदा ना यहाँ पर मॉडिफाई ना कर सके। अवेलेबिलिटी बेटा ये इंश्योर करता है कि डाटा अवेलेबल हो जब भी मांगा जाए। और टाइमलीनेस का मतलब होता है बेटा ये इंश्योर करना कि डाटा हमारे लिए राइट टाइम पर अवेलेबल हो। इस मकसद से हम लोग जो अभी तक मैनुअल बिजनेस प्रोसेस कर रहे हैं उनको हम लोग मैनुअल से हटाकर ऑटोमेटेड करना चाहेंगे। तो ये 4 बेटा हमारे लिए ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए ना बेनिफिट क्या है बिजनेस प्रोसेस के ऑटोमेशन करने की। तो बेटा ना यहाँ 7 हमारे लिए बेनिफिट है बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेटेड करने के। जब आप बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, एक बार हेड पॉइंट याद करते हैं। टाइम सेविंग होता है, विजिबिलिटी हमारे लिए रहती है, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूस करता है टर्नओवर टाइम और रिड्यूस करता है बेटा हमारे लिए कॉस्ट। 7 पॉइंट बेटा हमारे लिए, 7 पॉइंट हमारे लिए है यहाँ पर। सबसे पहला बेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग, विजिबिलिटी, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस। दो रिड्यूस है बेटा हमारे लिए, दो रिड्यूस, एक तो रिड्यूस करेगा टर्न अराउंड टाइम और एक रिड्यूस करेगा हमारे लिए कॉस्ट को। तो चलो याद करो एक बार अच्छे से। जब आप बिजनेस की प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो तो उससे ना हम लोगों को 7 बेनिफिट मिलते हैं। हमारे ना यहाँ पर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है प्रोसेस में, टाइम सेव होता है, विजिबिलिटी रहती है, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहता है, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी रहता है, दो रिड्यूस होता है, एक रिड्यूस होता है बेटा हमारे लिए टर्न अराउंड टाइम और एक रिड्यूस होता है हमारे लिए कॉस्ट। तो 7 कंटेंट है। फर्स्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग, विजिबिलिटी हमारे लिए रहेगा, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, दो रिड्यूस होगा, एक रिड्यूस होगा बेटा टर्न अराउंड टाइम और एक रिड्यूस होगा हमारे लिए कॉस्ट। अब एक का मीनिंग समझो क्या होता है बेटा। जब आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा ना तो आप लोगों के लिए जो क्वालिटी रहेगी वो हाई क्वालिटी रहेगी, क्योंकि मैनुअली काम नहीं है, मतलब एरर होने के चांसेस हमारे लिए नहीं रहेंगे। और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब बेटा जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंसिस्टेंट बेटा हमारे लिए सही तरीके से आ रही है और सेम लेवल पर हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सब तक हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में पहुंच पाएगी। स्टेक होल्डर में सब आते हैं, एम्प्लॉय हो गए, शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब बेटा इन सब तक आप लोगों के लिए कंसिस्टेंट जब हर बार टाइम टू टाइम इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो क्या होता है ये जब आप ऑटोमेशन कर देते हो बिजनेस प्रोसेस का तो ये इंश्योर करता है कि एवरी एक्शन इज परफॉर्मेंस आइडेंटिकली। आइडेंटिकली का मतलब जैसा परचेज की प्रोसेस है हर बार यही प्रोसेस हमारे लिए ना हर बार उसी वे में होगी। ऐसा नहीं कभी कोई प्रोसेस होगी, हमने 9 प्रोसेस पढ़ी थी परचेज की, तो हर बार सेम तरह की प्रोसेस बेटा हमारे लिए ना यूज की जाएगी जिसका जो रिजल्ट आएगा वो हाई क्वालिटी रिजल्ट हमारे लिए आएगा। और क्योंकि हाई क्वालिटी होगा तो रिलायबल रिजल्ट होगा एंड स्टॉक होल्डर विल कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस द सेम लेवल ऑफ सर्विस। तो कंसिस्टेंस वे में बेटा हम लोग हमारे स्टेक होल्डर को एक सेम लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जब बीपीए माइंड में बिठाएं क्या लिखना है, ऑटोमेशन हो जाएगा तो हमारे लिए यहाँ पर आइडेंटिकल एक्शंस लिए जाएंगे जिससे हाई क्वालिटी बेटा रिजल्ट हमारे लिए आएंगे, रिलायबल रिजल्ट आएंगे और स्टेक होल्डर को बेटा ना कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस होगा कि सेम लेवल ऑफ सर्विस उन्हें हर बार मिल रही है। टाइम सेविंग, यहाँ पर ना बेटा आप लोगों के लिए टाइम मैनुअली के कंपैरेटिव कम लगेगा। मैनुअली में अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हर काम को होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपने ऑटोमेटेड कर दिया तो एक सिंगल क्लिक पर जैसे आपने एक जगह एंट्री डाली क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होंगे तो हैंड टू हैंड बेटा आगे से आगे बेटा हमारे लिए नोटिफिकेशन आता जाएगा। हमें हर एक मॉड्यूल में अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं रहेगी जो कि हम लोग ऑटोमेशन में पीछे पढ़कर आए हैं। इस वजह से हमारे लिए ना बेटा यहाँ मैनुअली के कंपैरेटिव टाइम हमारे लिए कम रहेगा क्योंकि हमें बहुत कम काम करने पड़ेंगे, मैक्सिमम काम तो कंप्यूटर कर दे देगा। जैसे आपको याद हो तो परचेज करते वक्त हमने कहा था ना कि जो हमारे लिए परचेज ऑर्डर में एंट्री आएंगी वही परचेज ऑर्डर से मटेरियल रिसिप्ट में सारी चीजें कैप्चर की जाएंगी। जो मटेरियल रिसिप्ट से आएंगी उसी से बेटा हमारे लिए इनवॉइस की एंट्री होगी और उसी से हमारे लिए पेमेंट होगा। तो एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा हर एक्टिविटीज के टाइम पर एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारे लिए ना यहाँ पर टाइम सेविंग होता है। तो टाइम सेविंग क्यों होता है क्योंकि नंबर ऑफ टास्क बेटा हमारे लिए मैनुअली के कंपैरेटिव कम हो जाते हैं। It frees up time to work on items that add genuine value to the business.
अलाउइंग इनोवेशन एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज लेवल ऑफ मोटिवेशन। और जब कब काम करने पड़ेंगे तो इससे हमारे लिए इनोवेशन ज़्यादा आएंगे, हम इंक्रीज कर पाएंगे एम्प्लॉय के मोटिवेशन को कि उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं करने, कंप्यूटर मैक्सिमम काम कर दे देगा, बस आपको उन्हें प्रॉपर वे में फॉलो करना है। फिर आता है विजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मैनुअली होगी ना तो ऑटोमेटिकली हमें हर चीज़ दिखेगी। जिन जिनको भी हमने एक्सेस दे रखा होगा, कोई भी इंसान कोई चीज़ छिपा नहीं सकता कि हमने परचेज ऑर्डर 1000 यूनिट का नहीं 100 यूनिट का ही दिया है, तो ये छिपा नहीं सकते ना। आपके मैनेजमेंट को सारा पता चलेगा कि आपने परचेज कितने ऑर्डर का दिया है, उसका बिल कितने का था, क्योंकि आपका वो सारी ऑटोमेटिक एंट्री चलती चली जाएगी। तो क्या होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंटली ऑपरेट एक्यूरेटली विद इन द डिफाइंड टाइमलाइन। एंड डिफाइंड टाइमलाइन में सारा होगा कि कितनी किस तरीके से काम करना है। इसकी वजह से आपको विजिबिलिटी मिलेगी कि प्रोसेस कहाँ तक पूरा हुआ है, परचेज ऑर्डर हमारा कहाँ तक पूरा हुआ है, सेल्स ऑर्डर हमारे लिए कहाँ तक पूरा हुआ है, ये पूरी विजिबिलिटी हमारे लिए रहेगी। हमें फोन कर नहीं पूछना पड़ेगा कि कहाँ तक माल पहुंचा है, सारी चीजें बेटा ऑटोमेटेड होगी, तो आपको विजिबिलिटी में नजर आएगा कि हमारी प्रोसेस कितने टाइम तक पूरी हो पाई है। इसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल का एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि आपको कम काम करने पड़ रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें पूरी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ऑटोमेशन रिड्यूस करेगा टाइम इट टेक्स टू अचीव ए टास्क, एक काम पूरा होने में जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इट एंड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग इट सक्सेसफुली, जिससे ना बेटा हमारे लिए इसकी कॉस्ट भी कम आएगी और एफर्ट भी हम लोगों को कम लगाना पड़ेगा। Automation not only ensures system run smoothly and efficiently, but that error are eliminated and the best practice are constantly leveraged. तो यहाँ क्या होगा ना कि आप लोगों के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो स्मूथली एंड इफेक्टिवली हमारे लिए होगा, जिसकी वजह से एरर हमारे लिए कम रहेगी। साथ एक बार चार को रिकेप करते हैं सर, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। कीवर्ड क्या याद रखोगे, यहाँ पर ना सारा एक्शंस बेटा आइडेंटिकली होगा, जिससे हाई क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, रिलायबल रिजल्ट मिलेगा, स्टेक होल्डर को कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस मिलेगा कि उन्हें सेम लेवल ऑफ सर्विस मिल रहा है। टाइम सेविंग क्या कहेगा, या नंबर ऑफ टास्क हम लोगों को कम करने पड़ते हैं मैनुअली के कंपेरेटिव, इसलिए टाइम सेविंग होता है, और जो टाइम हमारे लिए मिलता है एक्स्ट्रा उससे हमारे लिए इनोवेशन होगा और एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होगा। विजिबिलिटी ये बताएगा कि आपका प्रोसेस का स्टेटस आप लोगों को पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि आपके टाइम जो आप लोगों ने डिफाइन किया था उस टाइम लाइन में, हमने कहा था कि 3 दिन में काम पूरा होना चाहिए, वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम लोगों को हमेशा पता चलेगा। इम्प्रूव्ड ऑपरेशन एफिशिएंसी क्या कहेगा, यह सारा काम ऑटोमेशन से होगा, जिससे हमारे को ना टाइम कम लगेगा, एफर्ट हम लोगों को कम लगेगी, कॉस्ट हमारे लिए कम लगेगी। इसकी वजह से हमारे लिए स्मूथली एंड इफेक्टिवली बेटा हमारे लिए ना यहाँ पर प्रोसेस पूरा होगा, और इसकी वजह से बेटा हमारे लिए एरर कम होगी। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, वो हमारे लिए टेक्निकली गवर्नेंस है। हमें जब बेटा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करोगे ना, तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ बेटा हम लोगों को इन्फॉर्म होगी टाइमली। इससे हमें हमारे बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन क्योंकि ऑटोमेटेड है तो हम विश्वास करने लायक है कि इसमें किसी तरह का एरर नहीं होगा। क्या ध्यान रखोगे, द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस मींस स्टेक होल्डर कैन रिलाई ऑन बिजनेस प्रोसेस। सब कुछ ऑटोमेटेड है तो जो भी स्टेक होल्डर है वो ना इस पर विश्वास कर सकते हैं, टू ऑपरेट एंड ऑफर रिलायबल प्रोसेस टू कस्टमर मेंटेनिंग ए कंपेटिटिव एडवांटेज। हम कस्टमर को एक बेटा ना रिलायबल प्रोसेस दे सकते हैं, मतलब हम जब अमेजोन से कोई गुड्स मंगाते हैं तो मंगाते के वक्त बेटा हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, ऑटोमेशन की वजह से हम हमारे प्रोसेस का स्टेटस देख सकते हैं। वी आर ए स्टेक होल्डर ऑफ कंपनी, क्योंकि हम कस्टमर है, कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, तो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना कि हमारा गुड्स यहाँ तक पहुँच गया, इतने दिन में आने वाला है, और हम रिलायबल भी रहते हैं कि नहीं हाँ फैक्ट है, ये जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। जिससे क्या होगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कस्टमर को अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो मैं अगर आपसे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं किसी और कंपनी के पास नहीं जाना चाहूंगा, और मैं आप ही से गुड्स को बाई करते रहूंगा। फिर आता है बेटा हमारे लिए रिड्यूस करता है टर्न अराउंड टाइम को। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी टास्क है ना वो हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। जब मैनुअली काम होता है तो बहुत सारे अननेसेसरी टास्क जुड़ जाते हैं, हमको उसको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बेटा ना अगर आप ऑटोमेटेड काम कर रहे हो तो डिफाइन है ना काम, आपको उसी डेफिनेशन में सारा काम करना है। आपको अगर उसकी डेफिनेशन में आपको सारा वर्क करना है तो जो अननेसेसरी के टास्क है वो हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, जिससे प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा होगा। लाइक एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क एंड रैंक प्रोसेस स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट। यही इंफॉर्मेशन आपकी सारी फ्लो करेगी ना, मॉड्यूल सारा इंटीग्रेटेड है। तो आप लोगों के लिए प्रोडक्शन में हो गया, सर्विस बिलिंग एंड कलेक्शन में,
This adjustment to process distills operational performance and reduce the turnaround time for both staff and external customer. सिंपल सा एक बात ध्यान रख लें, अननेसेसरी टास्क हमारे लिए एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेटा हमारे लिए रिड्यूस हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम काम को पूरा करने का, स्टाफ के लिए भी और जो एक्सटर्नल कस्टमर होंगे उनके लिए भी। पैसा कम खर्च होगा ना, अननेसेसरी के टास्क खत्म हो गए, तो हम लोगों के लिए बेटा एक्टिविटीज कम करनी रहेगी, ऑटोमेटेड की वजह से प्री डिफाइंड एक्टिविटीज होगी, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो कंपैरेटिव कम आएगा। मैनुअल टास्क गिव दैट दे आर परफॉर्म्ड वन एट ए टाइम एंड एट ए स्लोअर रेट, स्पीड भी कम रहेगी ना, एक बार में एक ही काम कर पाओगे क्योंकि मैनुअल है। देन एन ऑटोमेटेड टास्क क्या होगा, विल कॉस्ट मोर, ऑटोमेटेड की कंपैरेटिव यहाँ कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम हमारे लिए लगेगा। ऑटोमेशन अलाउ टू अकम्प्लिश मोर बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, कम चीज में ही आप ज्यादा काम कर पाओगे। भाई बार बार एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय को, एक अकाउंटेंट को बार बार एंट्री डालने की जरूरत नहीं, जो बिल्स चले आ रहे हैं उन्हीं से बेटा वहां से सारा मास्टर डेटा आ जाएगा, तो आपको बार बार काम करने की जरूरत नहीं, तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो एक अकाउंटेंट ज्यादा एंट्री कर पाएगा, तो मुझे 2 अकाउंटेंट नहीं रखने पड़ेंगे। अगर सारा काम मैनुअल होता तो हो सकता ना कि सारी चीजें डिटेल लानी पड़ती, तो एक बंदा तो वो रखना पड़ता जो अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लाता और एक बंदा इंफॉर्मेशन को चढ़ाता, तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा ना, और एक ही अकाउंटेंट बेटा हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में सारा काम हमारे लिए पूरा हो जाएगा। ये हमारे लिए ऑटोमेशन के बेनिफिट मिलते हैं। तो सर ऑटोमेशन करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेंगे, आखिरी के 2 रिड्यूस याद रखना, 7 है हमारे लिए। सर हमारा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी मिलता है, टाइम सेव हमारे लिए होता है, विजिबिलिटी रहती है, इम्प्रूव्ड होती है बेटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी रहता है, रिड्यूस होता है बेटा हमारे लिए टर्न अराउंड टाइम और रिड्यूस होता है हमारे लिए कॉस्ट। तो सर क्या होगा, सबसे पहले क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी रहेगी। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब सारा काम आइडेंटिकल होगा, रिजल्ट हमारे लिए हाई क्वालिटी का आएगा, रिलायबल रिजल्ट आएगा, स्टेक होल्डर कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस मिलेगा कि सेम लेवल ऑफ सर्विस उन्हें हर बार मिल रही है। टाइम सेविंग क्या कहेगा, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ टास्क एम्प्लॉइज के, मैनुअली के कंपैरेटिव कम काम करना पड़ता है इसलिए टाइम सेव होता है, जो टाइम बचता है वो इनोवेशन में काम आएगा और एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इंप्रूव करेगा कि यार कम काम में हमारा सारा वर्क अच्छे से हो रहा है, अब लोगों को प्रेशर नहीं रहेगा। विजिबिलिटी क्या कहेगा कि आप लोग ना कंट्रोल एंड कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर पाओगे एक्यूरेटली विद इन द डिफाइंड टाइमलाइन में, आपकी प्रोसेस पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको हर प्रोसेस का स्टेटस पता चलता रहेगा मैनेजमेंट को। इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, क्योंकि यहाँ पर ना बेटा रिड्यूस हो जाते हैं टाइम टू टास्क टू अचीव ए टास्क, टाइम कम हमारे लिए रखता है, जिससे बेटा आप लोगों के लिए कॉस्ट कम आती है, एफर्ट हम लोगों को कम लगाना पड़ता है, और इससे आप लोगों के लिए हर प्रोसेस स्मूथली एंड एफिशिएंटली पूरी होती है और एरर भी बेटा हमारे लिए एलिमिनेट हो जाती है। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी क्या रहेगी, सारे कंसिस्टेंटली ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस मींस का इसका मतलब ही क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब स्टेक होल्डर कैन रिलाई, विश्वास कर सकते हैं बिजनेस प्रोसेस पर, टू ऑपरेट एंड ऑफर रिलायबल प्रोसेस टू कस्टमर मेंटेनिंग, इसकी वजह से आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। रिड्यूस टर्नओवर टाइम क्या होता है, अननेसेसरी टास्क हमारे लिए कम हो जाते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्ट, सारी प्रोसेस में, चाहे वो प्रोडक्शन में, सर्विस में, बिलिंग में है, जिसकी वजह से बेटा हमारे लिए परफॉर्मेंस बेटर होती है और आपका टर्न अराउंड टाइम हमारे लिए कम हो जाता है, स्टाफ के लिए भी अननेसेसरी टास्क खत्म हो जाते हैं और कस्टमर के लिए भी। हमने क्लिक करा, ऑर्डर दे दिया, अब आपको बार बार फोन करके नहीं पूछेगा ना कस्टमर, अमेजन के वेबसाइट पर जाएगा और देख लेगा, तो उसको बार बार फोन लगा कर नहीं पूछना पड़ा ना स्टेटस। एक्सटर्नल कस्टमर हो आप आसानी से देखकर ही पता कर पाओगे कि हमारा कहाँ तक पहुंचा है, तो हमारा अननेसेसरी टास्क कम हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी बेटा, क्योंकि हमारे लिए ना यहाँ पर आप लोगों के लिए मैनुअली जब काम करते हैं तो एक बार में एक ही काम होता है, स्लो रेट से काम होता है, इसलिए वहाँ कॉस्ट ज्यादा आती है। ऑटोमेशन में आप कम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाओगे, इसीलिए आप लोगों के लिए कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी। ये 7 आप लोगों के लिए, 7 बेटा 7 बेनिफिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद कर जाना। 7 बेनिफिट बेटा ऑटोमेशन के हमारे लिए, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी हमारे लिए मिलेगा, टाइम हमारे लिए बेटा यहाँ पर रिड्यूस होगा, तो टाइम सेविंग हमारे लिए होगा, विजिबिलिटी रहेगी बेटा आप लोगों के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहेगी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी रहेगी, रिड्यूस होगा बेटा टर्न अराउंड टाइम और रिड्यूस होगा हमारे लिए कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन और आपका पार्ट ए चैप्टर नंबर 1 का फिनिश हो जाता है, वो ये है कि बीपीए ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लाएं। सर बीपीए ऑर्गेनाइजेशन में लाने का मतलब क्या हुआ, अब तक मैं मैनुअल काम करता था, अब मैं मैनुअल काम ना कर ऑटोमेशन करना चाह रहा हूँ, तो
मैं अब तक तो मैनुअली काम करता था, अब मेरा टारगेट है कि मैं इसको ना ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ। तो कैसे मैं इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटेड करूँ? कुछ थिंक करो, क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस रहनी चाहिए? सर हम पहले तो प्लान करेंगे ना, बहुत बड़ा काम है यार, बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए ना चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अब तक ऑटोमेटेड करते थे, अब हम उसे ऑटोमेशन से हटाकर, सॉरी अब तक मैनुअल काम करते थे, अब हम उसे ऑटोमेशन पर लाना चाहते हैं। तो हमें कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले तो प्लान करना पड़ेगा यार, कि हम लोग ऑटोमेशन क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है वो प्लान हम लोग करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे लिए बीपीए क्यों लाएं, इसके बारे में हम देखेंगे ना, क्या जरूरत है, इसके क्या फायदे हमारे लिए रहेंगे, वो चेक करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वो भी हम चेक करेंगे, कहीं हमें वो रेगुलेशन ना टूट जाए। मान लीजिए जीएसटी लगना चाहिए, हम लोग सॉफ्टवेयर तो बना रहे हैं लेकिन उसमें जीएसटी ना लगे तो रूल्स टूट जाएंगे ना, फिर तो वहीं वहीं दिक्कत आ जाएगी। तो हमारे ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग जब ये देख लेंगे तो हमारे पास ना कौन कौन सी चीज़ों को ऑटोमेशन में लाना है उसको डिसाइड करेंगे, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को। देखो सबसे पहले डिफाइन करेंगे वाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए, हम पहले सोचेंगे ना हम बीपीए क्यों ला रहे हैं। उसके बाद हम हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड समझेंगे कि कहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना टूट जाए ऑटोमेशन के आने के बाद। फिर हम ये डिसाइड करेंगे किस किस प्रोसेस को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ऑटोमेशन में लाना है। उसके बाद बेटा ना हम हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल बेटा डिफाइन करेंगे कि हमें बीपीए से ये अचीव करना है, इतने कम टाइम में होना चाहिए, इतना पैसा बचना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करने पड़ेंगे। तो बीपीए अगर लाना है तो ऐसा नहीं आज जज गया, आज ही हम लोग नहीं, कल से हम सारा ऑटोमेटेड करेंगे, सॉफ्टवेयर बनवा लिया, ऐसा नहीं होता है। 4 चीजें, 8 स्टेप्स है। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि हम लोग क्यों बीपीए लाना चाह रहे हैं। सेकंड हम ये देखेंगे कि बेटा हम लोग यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कितना जीएसटी लगना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहीं वो तो नहीं टूट रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। थर्ड हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों को ऑटोमेशन में लाना है। फिर हमारे ऑब्जेक्ट एंड गोल जिनको हम अचीव करना चाहते हैं बीपीए से, वो डिफाइन करेंगे। अब बीपीए ऑटोमेशन लाना है बेटा, तो मेरे को नहीं नॉलेज है टेक्निकल। मान लीजिए हमारी ये क्लॉथ इंडस्ट्री है और हम ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, तो ना मेरे को थोड़ी एक्सपीरियंस है, मेरा काम ठीक है, क्लॉथ इंडस्ट्री का नॉलेज है लेकिन टेक्निकल नॉलेज तो मुझे है नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक कंसल्टेंट को हायर करूंगा, एक बंदे को हायर करूंगा, उससे बताऊंगा देखो मैं बीपीए लाना चाहता हूँ, मेरे ये प्रोसेस होता है, इनको ऑटोमेशन हम लोगों को करना है। अब वो कंसल्टेंट के आने के बाद हम लोग ना हमारे यहाँ की आरओआई चेक करें। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जब हम ऑटोमेशन लाएंगे तो शायद लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हम ये चेक करेंगे कि ऑटोमेशन लाने की वजह से मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है या इससे नुकसान हो रहा है। बेनिफिट कैसे मिल सकता है? टाइम कम बचेगा, ज़्यादा काम पूरा कर पाओगे, कम एम्प्लॉइज में ज़्यादा काम पूरा हो पाएगा, एरर्स कम आएगी तो आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होगा। इनको चेक करोगे, ये जितनी कॉस्ट हमारे लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाने में आ रही है उसके कंपेरेटिव अगर बेनिफिट ज़्यादा होगा तो ही हम लोग बेटा ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को पोसाना है, टेक्निकल अपनी लैंग्वेज में कहें तो फिर आप लोग ना अपना यहाँ पर बीपीए को यहाँ पर डेवलप करवाओगे, सॉफ्टवेयर वो डेवलप कराओगे और फिर बेटा आप लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर उसको अपने यहाँ पर रन कर दोगे। 8 स्टेप्स है बेटा बीपीए को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। सबसे पहला आप 8 देखो याद करो, डिफाइन करोगे प्लान, क्यों हम लोग लाना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर देखोगे। ये डिफाइन करने के बाद बेटा हम लोग यहाँ पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर थर्ड बेटा हम लोग हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोसेस को लाना चाहते हैं ऑटोमेटेड में, वो देखेंगे। उसके बाद बेटा हम हमारे ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को डिसाइड करेंगे। फिर हम कंसल्टेंट को लाएंगे, आरओआई को चेक करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर आखिरी में बेटा हमारा एक आखिरी काम, हम लोग हमारे यहाँ पर बीपीए जो है उसको टेस्टिंग कर इम्प्लीमेंट कर देंगे। चलो बीपीए को इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे बेटा? 8 स्टेप्स हमारे लिए। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हम बीपीए क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस जिनको बीपीए में लाना चाहते हैं उनको देखेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को डिसाइड करेंगे, बीपीए से कौन से हम लोगों को गोल्स एंड अचीव करने हैं। हम कंसल्टेंट को क्यों लाएंगे? क्योंकि हमें नहीं नॉलेज है ना टेक्निकल चीजों का, तो कंसल्टेंट को लाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। तो ये 8 स्टेप है। देखो डिफाइन करेंगे हम क्यों इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहते हैं।
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग बीपीए। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? बीपीए का जस्टिफिकेशन, कि क्यों हम लोग बीपीए लाना चाह रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने का मतलब, the underlying issue is that any BPA created needs to comply with applicable rules and regulation। क्योंकि BPA लाने के बाद भी आपके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बीपीए में भी पूरे होने चाहिए। इसलिए हमको समझना जरूरी है, क्योंकि बीपीए ले आए और रूल्स एंड रेगुलेशन अगर टूट जाएंगे तो फिर बेटा हमारे लिए तो फिर पेनल्टीज लग जाएगी ना। इसलिए हमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना जरूरी है। फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेस ये बताएगा ना कि करंट प्रोसेस विच आर प्लान टू बी ऑटोमेटेड, जिनको हमें ऑटोमेटेड करना है, नीड टू बी करेक्टली एंड कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड एट दिस स्टेप। डॉक्यूमेंट बना दिया जाएगा, डायग्राम बना दिया जाएगा कि हमें इनको ऑटोमेटेड करना है, उसी के हिसाब से तो सारा काम होगा। फिर हम गोल्स एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। ये एनेबल करेगा डेवलपर को एंड यूजर को कि अंडरस्टैंड करें क्यों हम लोग बीपीए ला रहे हैं। द गोल नीड टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर। गोल हमारे लिए क्लियर रहना चाहिए, क्या मकसद है हमारा, टाइम कम लगना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग तो डेवलप करेगा वो सॉफ्टवेयर को कि जिसमें आपके प्रोसेस के टाइम कम लगे। फिर कंसल्टेंट को लाएंगे। Once the entity has been able to define the above, इन सब को डिफाइन कर पाए तो फिर एंटिटी नीड्स टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट। हम खुद नहीं करेंगे, एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे जो इम्प्लीमेंट करेगा एंटिटी में इस बीपीए को। फिर ROI को बेटा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये आंसर देगा इस क्वेश्चन का कि कैन बी यूज फॉर कन्विंसिंग टॉप मैनेजमेंट टू से यस टू द बीपीए एक्सपीरियंस। इसी के बेस पर तो हम लोग हमारे टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करेंगे कि नहीं सर हमें ना फायदा है बीपीए लाने का, ताकि वो हमें यस कर दे, क्योंकि बजट वो देगा ना, नुकसान होगा तो फिर तो हमारे लिए रिजेक्ट हो जाएगा। जब यस मिल गया मैनेजमेंट का, once the top management grant their approval, the right business solution has to be procured। procured करने का मतलब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सही सॉफ्टवेयर है उसे खरीदें एंड इम्प्लीमेंट करें, खरीद कर इम्प्लीमेंट कर लें, या फिर हम खुद नया डेवलप कराएं और इम्प्लीमेंट करें, जो कि हमारे लिए नेसेसरी है बीपीए में। भाई मार्केट में बना बनाया कोई अच्छा मिल रहा है तो खरीद लें और इम्प्लीमेंट कर लें, नहीं तो डेवलप कराएं। फिर उसके लिए अपने को बेटा आईटी डिपार्टमेंट चाहिएगा, वो बनाएगा हमारे लिए और फिर हम लोग उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बन गया, पर उससे पहले बेटा हम लोग उसको ना टेस्ट करेंगे। बनने के बाद इम्प्लीमेंट करने से पहले, बिफोर मेकिंग द प्रोसेस लाइव, उसमें काम करने से पहले बीपीए सॉल्यूशन शुड बी फुली टेस्टेड। पूरी तरीके से हम लोग उसको टेस्ट करेंगे तो ही हम लोग बीपीए यहाँ पर यूज करेंगे। देखो माइंड में बैठा हो, बीपीए के कितने स्टेप्स हो गए बेटा? 8। डिफाइन करेंगे व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए। व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए, ये आंसर देगा उन क्वेश्चन को जो प्रोवाइड करेगा जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटिंग बीपीए का। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स रेगुलेशन जो कि हमारे यहाँ कंप्लाई होने चाहिए। ये इशू हमारे लिए बीपीए क्रिएट होगा तो जरूरी है कि वो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं उन्हें पूरा करें। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे प्रोसेस को जिनको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो जो करंट प्रोसेस जिनको कि हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑटोमेटेड में, वो करेक्टली एंड कंप्लीटली बेटा डॉक्यूमेंट हमारे लिए बन जानी चाहिए स्टेप्स, क्योंकि उसी के हिसाब से डेवलपमेंट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव एंड गोल बेटा हम लोग जो कि अचीव करना चाहते हैं बीपीए से, उन्हें हम लोग डिफाइन करेंगे। ये ना अनेबल करेगा डेवलपर को कि वो अनेबल करेगा डेवलपर एंड यूजर दोनों को, वो अंडरस्टैंड कर पाए क्या रीजन है हमारे बीपीए लाने का, उसी के साथ, और ये गोल हमारे लिए क्लियर रहना चाहिए। फिर हम कंसल्टेंट लाएंगे। जब हमारे लिए गोल डिफाइन हो जाए बेटा, तो हम ना एक एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे जो कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। हायर करेंगे इन्फोसिस वगैरह, किसी को भी आप हायर करो, अब बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़ी आता है भाई, तो उन्होंने हायर करा इन्फोसिस को, वो उनके लिए काम करेगा। एंगेज करेंगे फिर बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को, उसके बाद ROI को चेक करेंगे। ये वो आंसर का क्वेश्चन होगा जहां हम लोग हमारे टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करेंगे कि वो यस बोल दे, और जब वो यस बोल दे तो फिर अप्रूवल मिलते ही बेटा हमारे लिए ना राइट बिजनेस सॉल्यूशन हम लोग प्रोक्यूर कर इम्प्लीमेंट करें, या फिर डेवलपमेंट कर इम्प्लीमेंट करें जो भी नेसेसरी है। उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे बीपीए का कि हमारे लिए ना बिफोर मेकिंग प्रोसेस लाइव बीपीए सॉल्यूशन को हम लोग पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे। ये 8 हमारे लिए। देखो अगर एक छोटा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का, तो ये 8 लिखकर अपने को प्रॉपर वे में लेना है। अब इनकी डिटेल नीचे और है, इसमें इतने सारे पॉइंट अपने को नहीं देखने, 3-3 4-4 पॉइंट हम लोग देखकर फिनिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ तक का पूरा कर लो, ताकि हम लोग फिर कल इन 8 प्रोसेस को डिटेल से लेकर, और 2 केस स्टडी है उसको लेकर हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज आप सिर्फ इतना सा प्रिपेयर कर लो, हमारे लिए सफिशिएंट है। कल के जो 4 क्वेश्चन है उससे अच्छे से याद कर लो। आज आप लोग फिर उसके बाद
बेनिफिट्स को ध्यान रख लें और उसके बाद आप लोग यहाँ पर स्टेप्स को यहाँ तक का ध्यान रख लें, फिर इनकी डिटेल हम लोग कल अच्छे से लेकर उसको पूरा कर लेंगे। कल हम लोग इस पूरे पार्ट को फिनिश कर